प्रिय भागवत की छात्राओं, हम लोग जापान के संविधान के बारे में पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रमुख संविधान के अंतर्गत आता है। आज हम जापान की कैबिनेट के बारे में या कार्यपालिका और उसके प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के अनुसार देश की संपूर्ण प्रशासकीय शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री और मंत्री असैनिक नागरिक होंगे। समस्त कार्यों के लिए सामूहिक रूप से डाइट के प्रति उत्तरदायी होंगे। राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री स्वयं करता है। तो अधिकांश मंत्री जो हैं वो डाइट में से ही होंगे, लेकिन वह बाहर से भी उन व्यक्तियों को मंत्रियों को नियुक्त कर सकता है। और नियुक्ति संविधान द्वारा इसकी संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन प्रायः इसमें 16 से 20 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल अनिश्चित है, क्योंकि कोई निश्चित नहीं किया गया संविधान के अनुसार। तो प्रतिनिधि सदन के समर्थन पर ही अपने पद पर बनी रहती हैं। अविश्वास जब प्रस्ताव पारित अगर निचला सदन कर देता है, यानी प्रतिनिधि सदन कर देता है, तो कैबिनेट को 10 दिन के अंदर या तो वो स्वयं त्यागपत्र दे दे अथवा प्रतिनिधि सभा को भंग कर दे, और या फिर पुनर्निर्वाचन कराना चाहिए। जब कैबिनेट को त्यागपत्र देना होता है तो वह दोनों सदनों के अध्यक्षों को लिखित सूचना देता है। तो ये तो हमने देखा इसकी कैबिनेट की रूपरेखा। अब हम देखते हैं इसकी कैबिनेट की शक्तियाँ कार्य संविधान के अनुच्छेद 73 में इसमें दिया गया है। इसमें कहा है कि कानूनों को वह सही प्रकार से उसको लागू करना, राज्य के कार्यों का संचालन करना, विदेशी मामलों को प्रबंध करना, संध्या करना। इस हेतु वो डाइट से पहले अनुमोदन या परिस्थिति के अनुसार बाद में अनुमोदन प्राप्त कर ले। कानून द्वारा निश्चित स्तर के अनुसार नागरिक सेवा का प्रबंध करना, बजट तैयार करना और उसके डाइट के समूह प्रस्तुत करना, संविधान और कानूनों की धाराओं को लागू करने के लिए आदेश जारी करना। इस प्रकार के मंत्रिमंडल के आदेशों में यह शामिल नहीं है जब तक कि कानून द्वारा उसकी शक्तियों को उसे न सौंपी जाए। सामान्य माफ़ी करना, क्षमादान करना, विशेष माफ़ी देना, दंड परिवर्तन या स्थगित करना और अधिकारों की पुनर्स्थापना के बारे में निर्णय करना। मंत्रिमंडलीय सब विभागों की निगरानी करता है और गृह तथा वैदेशिक नीतियाँ निर्धारित करता है। तो इस प्रकार ये बहुत सारे इसके अधिकार हैं जो कैबिनेट को करने पड़ते हैं। और इसकी अब जापान की कैबिनेट की विशेषताओं के बारे में यदि हम देखते हैं तो इंग्लैंड और भारत में जहाँ शासन की कैबिनेट प्रणाली अपनाई गई है, समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ सिद्धांततः राष्ट्रपति या सम्राट में निहित होती है, जबकि जापान की कार्यपालिका शक्तियाँ कैबिनेट में निहित होती हैं। इंग्लैंड और भारत में मंत्रिमंडल सम्राट या राष्ट्रपति का माना जाता है, जबकि जापान में मंत्री कैबिनेट का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए सिविलियन या असैनिक होना अनिवार्य है। जापान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति डाइट के सदस्यों में से डाइट के प्रस्ताव द्वारा होती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री के चयन में सम्राट की कोई भूमिका नहीं होती है, उसे डाइट द्वारा नामांकित व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ता है। इंग्लैंड और भारत में प्रधानमंत्री को अपनी टीम के निर्माण में पूरी छूट होती है, जबकि जापान में के संविधान में प्रधानमंत्री पर 2 प्रतिबंध लगाए गए हैं। सभी मंत्रियों को असैनिक होना चाहिए और मंत्री जो हैं डाइट के सदस्यों में से चुने जाने चाहिए। अब हम देखते हैं कि जापान में जो प्रधानमंत्री है उसकी क्या योग्यता है। उस व्यक्ति को ही डाइट सम्राट जो है पद पर नियुक्त करता है, जिसका नामांकन डाइट के दोनों सदन करते हैं। तो इसलिए तो योग्यता क्या है कि उसे डाइट का सदस्य होना चाहिए और उसे असैनिक भी होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसकी शक्तियाँ प्रधानमंत्री की। पहली बात है मंत्रिमंडल संबंधी शक्तियाँ। प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो सम्राट तो केवल उनकी पुष्टि करता है। प्रधानमंत्री ही उन मंत्रियों में काम का बंटवारा अथवा विभागों का वितरण करता है। प्रधानमंत्री सरकार के सभी विभागों की निगरानी भी करता है, उनमें समन्वय उत्पन्न करता है। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री को सहयोग न करे या उनके आदेशों की अथवा निर्देशों का उल्लंघन करे तो प्रधानमंत्री इसको पद से भी हटा सकता है। तो प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। वह ही निश्चित करता है कि मंत्रिमंडल की बैठक कब होगी, कहाँ होगी, उसमें क्या कार्यसूची होगी, क्या विचार विमर्श किया जाएगा। तो सामान्य नीति का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री स्वयं करता है। तो कोई भी जो मंत्रिमंडल का निर्णय होगा तभी मान्य होगा जब प्रधानमंत्री उसकी स्वीकृति प्रदान कर दे या उस पर हस्ताक्षर कर दे।
अब राजनीतिक दल से संबंधित शक्तियाँ। प्रधानमंत्री शासन का प्रधान होने के साथ साथ वह अपने दल का अध्यक्ष भी होता है, उसे दल का प्रतीक भी माना जाता है, और आम चुनाव जब भी होते हैं तो उसके व्यक्तित्व को ध्यान केंद्र बनाकर लड़ा जाता है। तो इस पर डाइट में जो बहुमत दल के समर्थन पर ही वह उसके मंत्रिमंडल का शासन का गृह तथा विदेश नीति का सफलतापूर्वक संचालन करता है। तो दलीय संगठन के कारण दल के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं, और उसका राष्ट्रीय राजनीति में उसका स्थान सर्वोच्च होता है, और इस प्रकार जो है वह अपने दल में एकता, अनुशासन और समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण भाग लेता है। तो इस प्रकार वह एक लोकनायक के रूप में सभी अपने भाषण देता है, और जो लोकमत है उसको एक नई दिशा भी प्रदान करता है। सम्राट एवं मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी होता है। प्रधानमंत्री जो है सम्राट और मंत्रिमंडल के बीच का कड़ी का काम होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल से जितनी भी संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं या जो आवश्यक बातें होती हैं वो सब कहाँ वो सम्राट तक पहुँचाता है, और सम्राट ने क्या निर्णय लिया उसकी जो सूचना है या उसकी जानकारी है वह मंत्रिमंडल को देता है। डाइट के नेता के रूप में कार्य उसके। प्रधानमंत्री डाइट का मुख्यतः प्रतिनिधि सभा का नेता होता है। वह डाइट में महत्वपूर्ण विषय पर अंतिम वक्ता और नीति का स्रोत होता है। तो शासन की नीतियों से संबंधित अंतिम तथा महत्वपूर्ण भाषण प्रधानमंत्री का होता है। डाइट के नेता होने के कारण वह विधियों का निर्माण, वार्षिक बजट की तैयारी, दल सदन की कार्यवाही तथा उनमें व्यवस्था बनाए रखने के लिए के संबंध में पथ प्रदर्शन भी करता है। प्रधानमंत्री को नियुक्ति का अधिकार भी होता है। तो प्रधानमंत्री को उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति का व्यापक अधिकार प्राप्त होता है। यदि वह इस संबंध में अन्य मंत्रियों से विचार विमर्श करता है फिर भी उसका निर्णय अंतिम होता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह वैदेशिक नीति का पूर्ण नियंत्रण करता है संचालन पर। इस संबंध में उसके शब्द अंतिम होते हैं, और वह ही जो निर्णय लेता है वह सभी को मान्य होते हैं। फिर आते हैं संकटकालीन अधिकार। जापान में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में संकटकालीन शक्तियाँ मंत्रिमंडल को प्राप्त होती है। तो सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से जो संकटकालीन शक्तियाँ हैं वो किसके में मंत्रिमंडल के पास होती है। मंत्रिमंडल का प्रधान होने के नाते प्रधानमंत्री पर ही संकटकालीन स्थिति का संभालने की और संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करने का दायित्व है। धन्यवाद।